द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं, दैट इज लाइट। और लाइट में भी आपका रे लाइट इंक्लूड है, जिसको आप लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे दो फिनोमिनन आपको गिवन है क्लास 10th में। आपके दो ही फिनोमिनन पे आपको स्टडी करना, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। इन डेप्थ में वन शॉट में हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बनाएंगे कि किस तरीके से लाइट आपका चलता है, किस तरीके से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है। और यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोग सीबीएसई के प्रोस्पेक्टिव से बात करो तो यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अपना बेस, अपना फाउंडेशन बनाना जरूरी है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सारे फॉर्मूले आपको याद हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। क्लास मीनिंग का मतलब क्या है? लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको ये चीज आपको पहले ध्यान में रखना है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लाइट एक तरीके का एनर्जी ही होता है, जिसका यूज या फिर जो इनेबल करता है हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, आप लोग जितनी भी चीजें देख पाते हो वो एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, उसकी वजह से देख पाते हैं। यानी कि यहाँ पे किसका अपना एक रोल है? अपना एक रोल है किसका? लाइट का। ठीक है, तो लाइट आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो लाइट इज एनर्जी, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपकी लाइट है वो ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, और यहाँ पे लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास यूज करेंगे आपका लाइट रे। हम जी क्लास क्या यूज करेंगे? लाइट रे। क्लियर? क्योंकि ये किस में मूव करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और काफी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका स्पीड है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम कितना है इसका स्पीड? ये करीब करीब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड है लाइट का। ठीक है, दुनिया में वैक्यूम में इससे ज्यादा फास्ट कोई चीज नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग ऐसे बोल सकते हो। क्लियर? तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइट आपका बनाता है शैडो, परछाई बनाता है। ठीक है कि नहीं है? और विदाउट द लाइट शैडो इज नॉट पॉसिबल। आपको ये चीज ध्यान में रखना, जब भी आपका शैडो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? वो लाइट की वजह से बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। लाइट इज a form of energy that enables us to see। एक इंपॉर्टेंट बात है, lights make the shadow, light travel in the straight line and it have maximum speed in vacuum, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसा कि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, क्लास जब आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना और जब आप लोग स्पेशलाइजेशन की बात करते हो, तो स्पेशलाइजेशन में एक नई ब्रांच निकल के आती है जिसको आप लोग बोलते हो ऑप्टिक्स। क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ लाइट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, और ऑप्टिक्स आपकी दो टाइप की होती है। ये आपका नेचर ऑफ द लाइट की बात होती है। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट और ध्यान में रखना है, वो है आपका क्लास नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा होता है। यानी कि आप दो तरीके की आप नेचर यहाँ पे स्टडी करोगे क्लास। पहला आपका पार्टिकल और दूसरा है आपका वेव। यानी कि पहला जो नेचर है वो क्या है? आपका पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या है? आपका वेव नेचर। यानी कि दो तरीके के नेचर हो गए आपके, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, जहां पे आप लोग लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हो क्लास, वो बन जाता है आपका वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि लाइट पढ़ोगे तो ऑप्टिक्स तो होएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका वेव ऑप्टिक्स। और क्लास ये वाला क्या बनता है? क्लास आपका ये बनता है आपका रे। यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स आप बोल सकते हो या फिर रे ऑप्टिक्स आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग बोलते हो आप लोग पार्टिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो दो तरीके की ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन द नेचर आपकी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी होती है और कितने टाइप के उसके नेचर होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूँ, इसके बिना ये टॉपिक अधूरा रहेगा। ठीक है, वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी आप लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो क्लास आपका मिरर। ठीक है, अब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट आके गिरती है तो वो है उसको टकरा के वापस चली जाती है। जो ये जो प्रोसेस है ना, इसको ही क्या बोलते हो क्लास आप? रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? कमिंग बैक ऑफ द लाइट रे टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आई थी और उसी मीडियम में उसको वापस भेजने का जो प्रोसेस है, हाँ जी क्लास, जो क्या है आपका प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लास? हम बोलते हैं उसको रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। आप एक लाइन में इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, एक लाइन में आप लोग लिख सकते हो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट को वापस भेजने का प्रोसेस इन सेम मीडियम फ्रॉम विच इट केम। ठीक है, ये जहां से आई थी उसी मीडियम में इसको भेजने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है आपको ध्यान से देखना, दो तीन चीजें होती है क्लास। पहला क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट सेक्टर है, ये होता है आपका मिरर। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे लाइट टकराएगी। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अच्छे से स्टडी करें, जो लाइट आके गिरती है ना, लाइट की रे, उसको बोलते हैं आप लोग इंसिडेंट रे। यस, जो लाइट की रे आके गिरेगी उसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे। अच्छा, जो टकरा के चली जाएगी क्लास, उसको बोलेंगे आप लोग रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो आके गिरेगी उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंसिडेंट रे, और जो चली जाती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे यहाँ पे आके गिरी तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्यों बोला, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इक्वल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल भी एक रे होती है जो आपकी मिरर के साथ परपेंडिकुलर होती है, जो मिरर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जी क्लास, मिरर के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉर्मल रे। तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल रे हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें आप लोगों ने पढ़ी, इंसिडेंट रे जो आके गिरती है, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के चली जाती है सरफेस से, और जहां पे 90 डिग्री का जो लाइन रे आपका बनाती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉर्मल रे। और इस जहां पे आगे तीनों मिलती है ना, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस, क्या बोला जाता है आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है कि नहीं, तो आपको अच्छे से याद रखना है क्या बोला जाता है इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल आई एंड एंगल आर। एंगल आई एंड एंगल आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई एंगल है आपका, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आर है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा एंगल जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट। इस रिफ्लेक्शन में तीन रेज आपकी पार्टिसिपेट करती है, एक जो आके गिरती है उसको इंसिडेंट रे बोला, जो चली जाती है उसको क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे, और जो 90 डिग्री बना रही है उसको क्या बोला आप लोगों ने, नॉर्मल रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से आगे चलोगे तो पेपर में पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे क्लास। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला लॉ आपका कहता है कि आपका जो ऑलवेज जो आपका एंगल आई है ना, यानी कि इंसिडेंट एंगल है आई, वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका आई और आर है। क्लियर। आगे क्या है आपका, आगे ये फर्स्ट है, ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मान लो लाइट आपका 30 डिग्री के साथ गिरी है ना, तो 30 डिग्री के साथ ही वापस जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। यानी कि वो रिफ्लेक्ट कितने एंगल से होगी, 30 डिग्री से। तो पहला लो क्या कहता है, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लो क्या कहता है आपका क्लास, सेकंड लो कहता है आपका कि आपका जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, वो तीनों लाई करेंगे इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या बताया मैंने बताया आपका कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन, यही मैंने लिखा हुआ है। आपका इंसिडेंट रे कह रहा है, नॉर्मल रे कह रहा है, और दो रिफ्लेक्टेड रे वो किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। ठीक है, तो दोनों लॉज आपको पेपर में लिखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आपका आ सकता है डेफिनेशन, या फिर बन सकता है आपका रे डायग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। तो अच्छे से इसको आपको क्या करना है क्लास, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चले तो आपका है इमेजेस। ठीक है, अब आपके टाइप्स ऑफ इमेजेस नाम से आर्टिकल है। अब आपकी दो टाइप की इमेज होती है, पहली को बोलते हैं आप लोग रियल इमेज, और सेकंड को बोलते हैं आप लोग वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इमेज आर द
टू टाइप्स, फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकंड क्या हो जाता है आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसका क्या मतलब, आपका रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने डिफरेंशिएट किए, चार पॉइंट से मैंने डिफरेंस किया है। सबसे पहला, रियल इमेज हमेशा आपकी इन्वर्टेड रहती है। इन्वर्टेड का मतलब हमेशा रहती है आपकी उल्टी। तो जो आपकी उल्टी इमेज बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, आप उसको बोलते हो रियल इमेज। लेकिन ये होती है आपकी इरेक्ट, अगर इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होगी, यानी कि सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आप लोग शैडो देखते हो तो शैडो क्या है आपका रियल है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपकी खुद की इमेज देखते हो ना आप लोग, शीशे में देखते हो, ठीक है, वो क्या है आपकी वर्चुअल है। क्योंकि ये कैसी रहती है, ये आपकी इरेक्ट रहती है क्लास, और ये वाली कैसी रहती है आपकी, ये रहती है आपकी इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमेशा रियल कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए हम साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, इस इमेज को क्या बोलते हैं आप लोग, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा, रियल इमेज, अब ध्यान से पढ़े, रियल इमेज आपकी फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव मिरर से। ध्यान से समझे, रियल इमेज को दो ही बनाते हैं, कॉनकेव मिरर आपका बनाता है, ठीक है, याद रखें, कॉनकेव मिरर बनाता है और कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या बनाएगा, आपका रियल इमेज बनाएगा, और अगर कॉनकेव मिरर है तो भी क्या बनाएगा, आपका रियल इमेज। लेकिन आपका जो वर्चुअल इमेज है उसको प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बनाता है। उल्टा हो गया, कॉनकेव लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दीज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इनको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको किस पे गेट किया जा सकता है, स्क्रीन पे गेट किया जा सकता है। ठीक है, इनको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, इनकी वर्चुअल जो भी इमेजेस होंगी उनको स्क्रीन पे नहीं लिया जाएगा। अब देखो ध्यान से, आप लोग मिरर में आप लोग अपनी इमेज देखते हो, तो मिरर के और आपके बीच में अगर मैं पर्दा डाल दूं, स्क्रीन डाल दूं, तो क्या इमेज आपकी उस पर्दे पे बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसलिए क्या हो गया, ये थी वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज कभी भी पर्दे पर नहीं आती, ऑन द स्क्रीन नहीं आती है। लेकिन आपकी परछाई है, आपकी परछाई और आपके बीच में अगर मैं पर्दा डाल दूं तो क्या होगा, वो परछाई आपके पर्दे पे बन जाएगी। यानी कि रियल इमेज हमेशा कहां पे फॉर्म्ड हो सकती है, स्क्रीन पे, लेकिन ये फॉर्म्ड नहीं हो सकती है क्लास किस पे, स्क्रीन पे। ठीक है, तो बहुत आसान है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियल इमेज तब बनती है जब रेज का एक्चुअल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेजनरी इंटरेक्शन होता है, मान के चलते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है क्लास, आपका इमेजनरी। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इमेजनरी इंटरेक्शन। ठीक है, रियल इमेज उल्टी होती है, वर्चुअल इमेज सीधी होती है। रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर बनाता है, लेकिन इसको आपका प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस बना सकता है। इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। ये एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेज से बनती है और वर्चुअल इमेजनरी इंटरेक्शन से बनती है। एक लास्ट एंड फाइनल डिफरेंस बता देता हूं, जो आपका रियल इमेज है क्लास, उस रियल इमेज को हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका इमेजनरी है ना, जो आपकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है, उसको हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब है आपका इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिन करके चल रहे हैं हम लोग, इमेजनरी है वो, कैसा है आपका, इमेजनरी। लेकिन सॉलिड लाइन से अगर आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, तो सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है क्लास आपका, कि आपने जो इमेज बनाया है या ऑब्जेक्ट बनाया वो कैसा क्लास आपका, रियल। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्लास, अच्छे से इसको बना ले कि टाइप्स ऑफ इमेजेस कितने टाइप की होती है, कैसे आप लोग उनके बीच में डिफरेंस करते हो। ठीक है, नाउ काफी इंपॉर्टेंट है आपका प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर आप सभी ने पढ़ा होगा वैसे तो, एक ऐसी प्लेन सरफेस जिसको एक साइड से पेंट किया जाता है और एक साइड से पॉलिश किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्लेन मिरर। क्लियर है, एक साइड से क्या किया जाता है, पेंट, और एक साइड से क्या किया जाता है, पॉलिश। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है आपका पेंट, और रिफ्लेक्शन में इसका बड़ा यूज है, अगर ये नहीं है तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, प्लेन मिरर। अब ध्यान से समझे, आपका अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक ऐसी प्लेन सरफेस जिसको एक साइड से पॉलिश किया जाता है और एक साइड से पेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्लेन मिरर। ठीक है, अब आगे देखो, प्लेन मिरर में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट और इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब कहने का क्या है, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आपका ए एंड बी, ठीक है, और वो कितने का है, वो 3 मीटर हाइट का है, और इस पोल से, सॉरी इस इमेज से, इस मिरर से ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है। क्लियर है,
तो 2 मीटर डिस्टेंस पर है, तो जो आपकी ऑब्जेक्ट जितनी दूर है ना उतनी ही पीछे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जी क्लास क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये भी कितना होगा आपका 2 मीटर, क्लियर। यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहेगी उतनी ही इमेज की डिस्टेंस। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का रहेगा ना उतना ही हाइट आपका किसका रहेगा, इमेज का रहेगा। तीसरा, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। ध्यान रखें क्लास, कैसी इमेज बनती है आपकी, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है आपकी, वर्चुअल इमेज। अब देखो यहाँ से, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल। अब ध्यान से समझो, अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल है, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बन सकती है, रियल बन सकती है, एंड वॉइस वर्सा भी हो सकता है, क्लियर। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर किस कैसी टाइप की इमेज बनाता है आपकी क्लास, ये बनाता है आपकी वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने बता ही दिया, जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहता है उतना ही इमेज का रहता है, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, ठीक है। तो u का मतलब क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v का मतलब क्या हो गया आपका, इमेज डिस्टेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर में, अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज hi होता है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ho होता है। अब इसका मतलब क्या है, जितनी हाइट इमेज की है उतनी ही ऑब्जेक्ट की रहेगी, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी क्या रहेगी, इमेज की रहेगी। और वह वर्चुअल इमेज तो बनाता ही है, ठीक है कि नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, और उससे उससे उसकी प्रॉपर्टीज आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ से जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है, सेम साइज की बनती है, कैसी बनती है, ठीक है। अच्छा काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको बता देता हूँ क्लास, वो है आपका लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना वो बनेगी आपकी लेटरली इन्वर्टेड। यस क्लास, कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जब आपकी ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज का लेफ्ट बन जाए और लेफ्ट हैंड साइड राइट बन जाए, ठीक है, उल्टी हो जाए एक्चुअली, इसलिए एम्बुलेंस पे कैसा लिखा जाता है, उल्टा, ताकि वो मिरर में कैसा दिखे आपका, सीधा। क्योंकि ये प्रोसेस हुआ, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेटरल इन्वर्जन। द प्रोसेस इन विच द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द राइट पार्ट ऑफ द इमेज एंड राइट पार्ट ऑफ द इमेज बिकम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेटरल इन्वर्जन। एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो ये है आपका प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर कहाँ पे यूज होता है, लुकिंग ग्लास में, देखो चेहरा देखने के लिए। अच्छा पेरिस्कोप में इसका यूज होता है, ठीक है कि नहीं है, कैल्डिस्कोप में, एटसेट्रा, बहुत सारी जगह जहां पे भी आप लोगों ने, अच्छा नाई की दुकान पे इसका यूज होता है, आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है। जहां पे भी आपको प्लेन मिरर की जरूरत है, जहां पे भी आप लोगों ने प्लेन मिरर को देखा है, वहां पे हम उसके यूजेस को क्या कर सकते हैं, क्लास मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के बाद सेकंड टाइप होती है क्लास आपकी स्फेरिकल मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्लास कैसी होती है, स्फेरिकल, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जैसे कोई भी स्फीयर था, स्फीयर का एक हिस्सा मैंने कट किया, अच्छा ये बिल्कुल यहां से भी कट किया जा सकता था, ठीक है कि नहीं, दोनों तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो हिस्से निकल के आएंगे, आगे देखोगे तो आपको दो हिस्से दिखेंगे, देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्लियर है कि नहीं। अब ये सिर्फ पेंट का डिफरेंस है, मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्लियर है। अब यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में पेंट होता है और यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पेंट होता है। इसको आप लोग बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। क्या बोलते हैं आप लोग, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसको भी क्या, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉनकेव मिरर, क्लियर। इसको क्या बोला जाता है आपका, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों स्फेरिकल के पार्ट है। अब इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। कैसे पहचानोगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बाहर है, ठीक है। इसलिए इसके सामने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होता है और कॉनकेव का कहां पे होता है, उसके आगे होता है, क्लियर। तो ये क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्फेरिकल मिरर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखो, जो भी मिरर है, जो भी आपका मिरर है उसके सेंटर पॉइंट में जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पोल, और इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पी इज द पोल, पी इज द पॉइंट दैट इज एग्जिस्टिंग मिड इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसके बीच में आपका आता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड में आता है, क्लियर। अच्छा अब आगे चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा देता हूं, क्लास ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा एग्जैक्टली, ध्यान से समझे। कोई भी आप लोगों ने क्या किया,
आप लोगों ने कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लिया, क्लियर है, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ से और यहाँ तक कट कर लिया, तो ये वाला हिस्सा ही तो आपको दिखेगा, समझ में आ रहा है, यही तो आपका रहेगा, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो ये वाला हिस्सा ही तो आपने निकाला है यहाँ से, ठीक है कि नहीं, ये वाला हिस्सा हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट वो बिल्कुल इसके सामने रहेगा, ठीक है। ये देखो ये आपका हिस्सा है, ठीक है। ये सरफेस आप लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो ऐसा सरफेस आपका बनेगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है पेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेंट, राइट हैंड साइड से आप लोगों ने क्या किया, इसको पेंट किया, ठीक है कि नहीं। अब होगा क्या, कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड है, इसके मिडल में जो पॉइंट लगेगा उसको आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने बोला उसको पोल, ठीक है कि नहीं। इसके सामने बिल्कुल जो रहता है उसको क्या बोला आप लोगों ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे बनती है, ये क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जहां पे ऑल पैरेलल राइज आके रिफ्लेक्ट करके मीट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है क्लास आपका फोकस। यस, क्या बोला जाता है आपका, फोकस। यही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। देखो ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। ये फोकस होता है आपका, ये क्या होता है आपका पोल, और ये जो तीनों से होके गुजरती है ना, यानी कि पोल से, फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जो एक्सिस जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। यस क्लास, क्या बोला जाता है उसको, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। अब ध्यान से देखे, इसको क्या बोला आप लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखो ये आपका मिरर है, ठीक है कि नहीं। अब इसके बीच में बिल्कुल आपका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप लोगों ने कट किया, ये वाला हिस्सा, ठीक है कि नहीं, ये आपका मिरर है, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ये पोल होता है, ये क्या होता है आपका रेडियस, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सॉरी ये होता है फोकस, ठीक है। तो जो फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होती है ना उसको रेडियस बोलते हैं, और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, फोकल और पोल के बीच में होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी कि आपका जो कैपिटल एफ है वो होता है आपका फोकस, और जो स्मॉल एफ है वो होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। अभी हम लोग इनके बारे में बारी बारी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझे। अब देखो एक एक डेफिनेशन को प्यार से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो डिस्टेंस है जो पोल और सेंटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, यानी कि पोल और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस आती है ना उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। इसको बोलते हैं आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, ठीक है। एक ऐसे स्फीयर, एक ऐसे इमेजिनरी स्फीयर, डॉटेड है मतलब इमेजिनरी है, ठीक है, का पार्ट उसका सेंटर क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल क्या है, पोल आपका मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। यस, पोल क्या है आपका, मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि एक ऐसी लाइन जो किसको ज्वाइन करती है, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑल पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड अपीयर टू बी मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रे है जिस पॉइंट पे आके मिलती है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हो क्लास आप, उसको बोलते हैं आप लोग फोकस। एंड अपेरेचर क्या होता है, अपेरेचर मतलब इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो डायामीटर है वो क्या होता है आपका अपेरेचर। एंड फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और सेंटर पोल के बीच में डिस्टेंस, क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखें, फोकल लेंथ और आपका जो रेडियस है उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान से समझे, आर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये आगे जाके आप लोग +2 में, सॉरी, इसका क्या करोगे, डेरिवेशन करोगे, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, आगे जाके स्टडी करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में आपके दो होते हैं, मैंने बता दिया। पहला कौन सा होता है आपका कॉनकेव, और दूसरा कौन सा होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो होता है जो अंदर की तरफ धंसा रहता है और हमेशा राइट हैंड साइड में पेंट होगा। कॉन्वेक्स वो होता है जो बाहर की तरफ उभरा रहता है लेकिन हमेशा किस में होगा, राइट हैंड साइड में पेंट होगा। कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये क्या है आपका कॉनकेव और वो वाला क्या आपका कॉन्वेक्स। तो दो टाइप के क्या हो गए आपके मिरर हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जब भी आप लोग रे डायग्राम बनाते हो ना तो आपके 4 रूल फॉलो होते हैं। 4 रूल अगर आप लोगों ने पढ़ लिए ना तो डेफिनेटली आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हो। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है अगर लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा,
अगर लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से। सेकंड इसका उल्टा कर दो, अगर लाइट आपका फोकस से आएगा तो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हाँ जी, रूल समझ में आया। अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया लाइट रे तो कहां से जाएगा, वो जाएगा आपका फोकस से। लेकिन अगर वो लाइट रे फोकस से आया तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होती है, इस पे फोकस के आपका पैरेलल आएगी तो फोकस से, और फोकस से आएगी तो पैरेलल। थर्ड क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई ना तो कहां से वापस आएगी वो क्लास, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जहां पे आपका आई इज इक्वल टू द आर इज इक्वल टू द 0 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, कितना होता है, 0। ठीक है। थर्ड क्या कहता है, जितने एंगल के साथ ये गिरेगी इंसिडेंट रे उतने एंगल के साथ वापस चली जाएगी। यानी कि जितना आई रहता है उतना आर रहता है। वैसे ये लो रिफ्लेक्शन का भी है, ठीक है कि नहीं, लेकिन इसने वैसे फोर्थ रूल बनाया तो आप लोग अच्छे से इन्हें अंडरस्टैंड करें। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पोल पे गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी, पोल पे। तो कैसा एंगल बनाएगी क्लास, ये आपका ये इक्वल एंगल बनाएगी। पहला, अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आई तो वहीं से लोड जाएगी, 0 एंगल बनाएगी, और जितने एंगल के साथ पी पे गिरेगी ना उतने एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। एक ऐसा कॉनकेव मिरर के बाद इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये क्या होती है कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से क्या देखना है, देखो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन है। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे आपका, एट इंफिनिटी। ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान से देखें, 6 टाइप की इमेज बनाता कॉनकेव कितने टाइप की इमेज बनाता है आपकी, 6 टाइप की। ठीक है। तो 6 टाइप की अगर ये इमेज बनाता है तो 6 टाइप की इमेज कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखें। ठीक है। आप लोगों ने इमेज की पोजीशन बतानी है। ठीक है। जब देखो ये एक लाइट रे है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल बना के देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये कॉनकेव है आपका, क्लियर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पोल, ये क्या हो गया आपका फोकस, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर आपका इनफाइनाइट लाई करता है। तो इनफाइनाइट पे तो रेज हमेशा पैरेलल ही आ सकती है, तो कहां से जाएंगी, फोकस से। अभी मैंने रूल पढ़ा था, अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी, फोकस से। एक रे मान लो नीचे से आ गई, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो ये कहां पे बन गया आपका, फोकस पे। बिल्कुल पॉइंट साइज बना। ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आपका इमेज कहां पे बना, फोकस पे। अच्छा, रियल बना और इन्वर्टेड बना और बहुत छोटे साइज में बना। दिख रहा है ना कैसा साइज है, वेरी स्मॉल। कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, इनफाइनाइट पे, तो आपका जो इमेज है वो बहुत छोटे साइज का बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और फोकस पे बनेगा। ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बात कर रहा हूं, क्लास सेकंड केस है आपका। ये क्या है आपका, इनफाइनाइट और किसके बीच में है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है। ये आपका मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। अभी क्या करना है, इनफाइनाइट और इसके बीच में रखना है। ये क्या आपका क्लास, आपका पोल, ये क्या आपका फोकस, ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है। अब देखो वही रूल आप लोग लगा सकते हो जो मैंने पढ़ाया है। मान लो ये पैरेलल गई एक लाइट, तो कहां से जाएगी, फोकस से। क्लियर। अच्छा, यहां से चली गई तो कोई, यानी कि सी से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना है क्लास, आपका इमेज बना। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बना आपका, इमेज। अब उल्टा बना है, इसलिए कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, किस किस के बीच में बनी है, सी और एफ के बीच में। यही सब मैंने लिखा हुआ है। इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। यानी कि इमेज कहां पे बनी है, सी और एफ के बीच में। कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड। और कैसी बनी है, स्मॉल। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज है छोटा, इसलिए कैसी बनी है आपकी, स्मॉल। यानी कि अगर आप लोग किस किस के बीच में रखते हो, इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो आपकी इमेज छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और एफ और सी के बीच में बनेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप लोग अपनी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहां पे बनेगी। ये काफी स्पेशल केस है, क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये वाला पोल होता है, ये वाला क्या होता है आपका फोकस, और ये वाला क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने कहां पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये क्या होगी, पैरेलल हो गई है, तो ये कहां से चली जाएगी आपकी, फोकस से। ठीक है कि नहीं है, ये क्या होगी आपकी, फोकस से चलेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक रे मान लो फोकस से आ गई, यहीं से आ गई फोकस से। ठीक है। तो ये कहां से चली जाएगी
जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अब होगा क्या है, क्योंकि गैप मेंटेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है, ये लाइट रे अगर गई तो कहाँ से गई, पैरेलल हो गई, तो फोकस से, अगर फोकस से आई तो पैरेलल। ये जहां पे मीट की ना, देखो ध्यान से, कहां पे मीट की है, ये सी पे ही मीट की है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट भी सी पे रहता है और इमेज भी, यानी कि इमेज प्लस में क्या है आपका ऑब्जेक्ट, दोनों कहां पे है, सी पे है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग इस केस में, स्पेशल केस क्यों बोला, क्योंकि दोनों की पोजिशनिंग क्या है, सेम है, और नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, और कैसा साइज है, सेम साइज, सेम साइज सेम पोजीशन। आपको ध्यान में रखना, रियल एंड इन्वर्टेड, एट कहां पे बात कर रहा हूं मैं, सी पे, ठीक है कि नहीं है। सेम साइज सेम पोजीशन, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको ये केस नंबर आपका क्या था, थर्ड था, ठीक है। अब केस नंबर फोर्थ क्या आपका, आपको सी, ये देखो आपने क्या किया है, आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, तो मान लो सी से गई तो सी से वापस आ जाएगी, पैरेलल गई तो ये आ जाएगी, यानी कि ये बनी है आपकी, यहाँ पे इमेज बनी है, यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और सी के बीच में, जिसको आप लोग बोलते हो बियॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी है, और कैसी बन रही है, बिग साइज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से बना ले आप लोग, ठीक है। फोर्थ केस, अगर मैं फिफ्थ केस की बात करूँ, ये वाला फिफ्थ टाइप की इमेज है, और ये वाला क्या आपका सिक्स टाइप की इमेज है। अभी आप लोगों ने फोकस पे रखा है, तो फोकस पे रखते हो तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, और बहुत बड़ी बनती है। ये काफी आपको जरूरी है, अच्छे से बना ले, और वही 4 रूल को यूज करके इन्होंने इसको बनाया है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर ले। रे डायग्राम आपको आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये है आपका अगला केस, लास्ट एंड फाइनल केस। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, पोल और फोकस के बीच में, तो आपकी जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, अंदर बनेगी, अच्छा ये बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी बनेगी, एंड कैसी बनेगी, बिग साइज। ये 6 केस है, यहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बना है, बाकी सब केस में कैसा बना है, रियल बना है और इरेक्ट बना है, हर साइज का बना है, 0 साइज का भी बना है, बहुत बड़े साइज का भी बना है, सेम साइज का भी बना है, छोटे साइज का भी बना है, ठीक है। और ये सिर्फ वर्चुअल वाला केस यहीं पे आया, यानी कि आपका ये एक टाइप है जहां पे क्या बनता है, आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 6 के 6 टाइप के डायग्राम, 6 के 6 टाइप की इमेजेस आपको पता होना चाहिए। और कॉन्वेक्स जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 टाइप की बनाता है, और दोनों ही क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस होती है, ठीक है। जो आप कभी ना एग्जाम में पूछी गई है ना पूछी जाएंगे, फिर भी अगर कभी रात एक शॉर्ट में उसके ऊपर बना दूंगा, ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए, ठीक है। ये जरूरी था इसलिए मैंने कराया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसका कॉनकेव का यूज देखते हैं और कॉन्वेक्स का यूज देखते हैं, ठीक है। कॉनकेव का यूज आप लोग करते हो सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में जो यूज किया जाता है वो कॉनकेव है। अच्छा, टॉर्च में जो मिरर यूज किया जाता है, और जो डेंटिस्ट यूज करता है, और जो सोलर फर्नेस में आप लोग यूज करते हो, यानी कि सोलर फर्नेस में, डेंटिस्ट, टॉर्च, सेविंग मिरर, सब में क्या सा यूज होता है आपका, कॉनकेव मिरर। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है, गाड़ी के रियर व्यूइंग में, ठीक है कि नहीं, यानी कि रियर व्यू आप लोग अगर लेना चाहते हो मिरर इन द व्हीकल, बिकॉज दे ऑलवेज गिवन है इरेक्ट इमेज। ये कैसी देते हैं, हमेशा सीधी इमेज देते हैं, और इनका जो एंगल है वो वाइडर होता है, वाइडर फील्ड होता है, ये ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स का यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। बिग कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के फ्रंट में इनका यूज किया जाता है, बिल्डिंग्स एंड शॉप, अलग अलग जगह पर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर या 2 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। आप लोग इसको अच्छे से बना ले, ताकि आपको एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हो ना, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते समय में आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। देखो ध्यान से, पहला रूल क्या कहता है क्लास, पहला रूल कहता है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। यस, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जितनी भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से, यानी कि कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आप लोग डिस्टेंस टुवर्ड द राइट साइड, यानी कि अगर लाइट जहां पे जा रहा है, लाइट हमेशा रहेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये लाइट का डायरेक्शन, ठीक है। अगर इस लाइट के डायरेक्शन में अगर आप लोग मेजर करते हो, मान लो अंदर है ऑब्जेक्ट, एक अंदर है ऑब्जेक्ट और एक मान लो सामने खड़ा है, ठीक है, जैसे ये खड़ा है, तो पोल से मेजर करेंगे तो ऐसे चलेंगे,
अगर इमेज को मेजर करेंगे तो ऐसे चलेंगे। तो लाइट के अगर फेवर में अगर आपकी डायरेक्शन है ना तो वो रहेगी आपकी पॉजिटिव, लेकिन लाइट के अगेंस्ट रहेगी तो कैसे रहेगी वो नेगेटिव। ठीक है, यानी कि लाइट के अगर अगेंस्ट मेजर करते हो तो नेगेटिव, अगर लाइट के फेवर में मेजर करते हो तो पॉजिटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो उसकी हाइट होगी पॉजिटिव, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उल्टा खड़ा है तो उसकी हाइट होगी नेगेटिव। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसकी हाइट पॉजिटिव, इसकी हाइट कैसी रहेगी नेगेटिव। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हो राइट हैंड साइड में आपका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डिस्टेंस है वो कैसा रहता है नेगेटिव रहता है, और जो सीधी हाइट है उसकी पॉजिटिव और जो उल्टा है उसकी हाइट नेगेटिव। क्लियर, अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, और फोकल लेंथ किसकी बात करा, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, कॉनकेव की कैसी होती है आपकी नेगेटिव, नेगेटिव एफ होता है। ठीक है कि नहीं है, और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स का कैसा होता है आपका पॉजिटिव एफ। क्लियर, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को अच्छे से आपको बनाना है कि तो साइन कन्वेंशन सिंपल है, अगर आप राइट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट तो इमेज पॉजिटिव, लेफ्ट में तो नेगेटिव। क्लियर, अगर सीधी खड़ी है तो पॉजिटिव, अगर उल्टी खड़ी है तो नेगेटिव, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ये आपके साइन कन्वेंशंस है जिनका हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका मिरर फॉर्मूला, प्लस में साथ साथ करा देता हूं लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है आपका 1/f इज इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या फोकल लेंथ। द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, दैट इज गिवन एज, ये क्या होता है आपका 1/f इज इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। बहुत आसान है। अच्छा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो लेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू द 1/v माइनस 1/u। ये भी तीनों के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, दोनों ही क्या है रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किस किस की बात कर रहा हूं मैं, पहले किसके बीच में है ये फोकल लेंथ। क्लियर, ओके, आगे क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर, दैट इज गिवन बाय, मैंने बता दिया, अगर मिरर का पूछा तो ये हो जाता है और इमेज का पूछा तो ये हो जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है क्लास। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपका मिरर फॉर्मूला आता है, तो आप लोग कैसे आप लोग इसको तैयार करते हो। अच्छा, आगे है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज को अगर मैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिवाइड करा दूं तो ये बन गया आपका मैग्निफिकेशन। क्या बन गया आपका मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी है -v/u, यानी कि अगर इन दोनों को कलेक्ट कर दूं मैं तो क्या बन जाएगा आपका मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द -v/u। ये बन गया आपका क्लास क्या मैग्निफिकेशन। और जो मैग्निफिकेशन है वो रहता है आपका यूनिट लेस, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, ऊपर भी हाइट और नीचे भी हाइट, तो क्या हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक आपको याद रखना आपका अगर आपका मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन आता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है तो आपकी वर्चुअल इमेज है, अगर नेगेटिव आता है तो आपकी रियल इमेज है। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज कैसी है रियल है, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आया तो रियल आपकी इमेज कैसी है वर्चुअल है। ठीक है, यहां से आगे चले तो हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं जिसका नाम है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या था, जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में हमने क्या किया, उसको मोड़ दिया। ठीक है कि नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, बैक कर दिया, सेंडिंग बैक कर दिया, तो उसको हम लोगों ने बोला था क्लास आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या था, कहता है द बेंडिंग, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर द लाइट इज पासेस या फिर ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना क्लास, तो वो अपने पाथ से बेंट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही मैंने लिखा चेंज इन पाथ। यस, क्या बोला मैंने, चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट रे एज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये कहां से पास होती है, एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में, इसलिए इसको क्या बोल देते हो आप लोग, इसको बोल देते हो आप लोग रिफ्रैक्शन। अच्छा, दो तरीके के मीडियम होते हैं, ध्यान से समझे, एक को बोलते हो आप लोग रेयर और एक को बोलते हो आप लोग डेंसर। क्लियर, दो मीडियम हो गए आपके, एक क्या हो गया आपका रेयर और दूसरा कौन सा हो गया आपका डेंसर। रेयर में क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, सॉरी
रेयर के बीच में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डेंसर। मतलब डेंसर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है एज कंपेयर टू द रेयर, और रेयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डेंसर। सिंगल जो आपका मीडियम रहता है क्लास, सिंगल मीडियम ना रेयर होता है और ना डेंसर होता है। आपको अच्छे से बना लेना है, ये चीज दिमाग में डाल लेना है। सिंगल मीडियम ना तो रेयर होता है ना डेंसर होता है, ठीक है। तो दो टाइप के मीडियम हो गए, रेयर टू डेंसर और डेंसर रेयर, ठीक है। दोनों कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, सिंगली कोई सिंगल मीडियम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आगे बात करता हूँ, जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए और जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, रेयर से डेंसर में अगर आप लोग जाते हो तो लाइट टुवार्ड्स नॉर्मल झुकती है। यस क्लास, कहाँ झुकती है? टुवार्ड्स नॉर्मल। लेकिन जब डेंसर से रेयर जाते हो तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। कैसे जाती है? अवे, ठीक है। और ये क्या होती है? टुवार्ड्स। क्लियर? तो एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जो लाइट आके गिरी उसको इंसिडेंट रे, 90 डिग्री जो बना रही है उसको नॉर्मल रे, और जो मुड़ गई उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिफ्लेक्टेड रे। यही सारी चीजें हम लोग वहां पे रिफ्लेक्टेड थे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड, ठीक है। यही सेम इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो ये है आपका रिफ्रैक्शन, the process of bending of light when it passes through one medium to the another medium। इसको क्या बोलते हो आप लोग? इसको बोलते हो क्लास आपको रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी, अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये है आपका रिफ्रैक्शन। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे ये रिफ्रैक्शन की ही एप्लीकेशन है, आपको एक पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही है, ये भी आपका रिफ्रैक्शन ही होता है। आगे जाके हम लोग डेप्थ में करेंगे। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट जो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। यानी कि स्पीड बदलती है, मीडियम बदलते हैं तो डायरेक्शन तो डगमगाएगी, और डायरेक्शन का ही डगमगाना क्या होता है? बेंड होना ही क्या होता है? आपका रिफ्रैक्शन। तो आप अच्छे से इसको नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन? द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम ड्यू टू विच इट्स बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर? अब ध्यान से समझे, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। अब ये जो आई इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इंसिडेंट रे। ध्यान से समझना क्लास, ये क्या है आपका? इंसिडेंट रे, ये क्या आपका? नॉर्मल, और ये क्या बनेगा आपका? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? अच्छा, ये जो है यहां से जानी चाहिए थी, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, जहां से जानी चाहिए थी लेकिन गई नहीं, ठीक है। और ये लास्ट में क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्या बनेगा? ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? अब ध्यान से समझे, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, ओके। आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये वाला, ये वाला। और ये ई है, ये किसके इक्वल होता है? आई के। आपको डायग्राम से दिख रहा है आई किसके इक्वल होता है? ई के। यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। यस, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये आपको याद रखना है। इफ द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली, अगर कोई भी ग्लास स्लैब है और 90 डिग्री के साथ अगर कोई लाइट गिरती है तो सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे होगा नो रिफ्रैक्शन। आपको याद रखना है क्या होगा यहाँ पे? नो रिफ्रैक्शन। अगर आपको रिफ्रैक्शन नहीं कराना किसी भी दो मीडियम के इंटरफेस से, तो लाइट को कैसे डालो क्लास? नॉर्मली डालो, परपेंडिकुलरली डालो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। और अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। फटाफट से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल लास्ट में है हम लोग, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने को है, पेशेंस रखें। थोड़ा 10-5 मिनट की वीडियो हो रहा है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। फर्स्ट लो क्या कहता है आपका? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम पॉइंट आर लाई इन द सेम प्लेन। वही जो आपका बोल रहा था, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट लो जो रिफ्लेक्शन के केस में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है आपका? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तीनों किस में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में, ठीक है। अच्छा, अगला क्या कहता है? अगले को बोलते हैं आप लोग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है क्लास? काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझे। स्नेल्स लॉ बोलता है आपका, आप रेशियो ले लो, साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। क्लियर है? साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? क्या बोलते हैं आप लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है क्लास आपका? इस कांस्टेंट का नाम है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इस कांस्टेंट का नाम है, ठीक है कि नहीं। यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, द साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू द कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो ऊपर आएगा दूसरा, यानी कि साइन ऑफ, आप क्या लिखोगे? मीडियम सेकंड अपॉन में मीडियम
फर्स्ट, यानी कि पहले किसका लोगे, सेकंड का, और फिर किसका लोगे, फर्स्ट का। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये भी होता है क्लास आपका यूनिट लेस, क्या होता है आपका, यूनिट लेस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, आप लोग अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, क्या पूछेगा, स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल लेंसेज की मैं बात करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे क्लास की, हम सिर्फ लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मिनिमम चांसेज है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की। तो जो इमेज फॉर्मेशन है लेंसेज की, वो इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, कोई सेपरेट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। यहाँ पे जब एक डिस्क्रिप्शन देखो, ठीक है, लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेंस बोलते हो। यानी कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है आपका, मटेरियल होता है जो बाउंडेड होता है दो सरफेस से। जैसे ये है आपका कॉन्वेक्स और ये क्या है आपका कॉनकेव, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। हम इसके ऊपर ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आया, हम जैसा कि मैंने रिसर्च किया पहले, ठीक है, तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, पास हो जाती है, यहाँ पे भी फोकस होता है और यहाँ पे फोकल पॉइंट होता है, ये इमेजनरी होता है और ये कैसा होता है आपका रियल। ये सभी चीजें हम लोग कभी फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, वो है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि कोई भी लेंस की एबिलिटी, वो कितना रेज को कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा, एबिलिटी ऑफ रेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का क्लास फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू द 1 अपॉन एफ। एफ होता है फोकल लेंथ और एफ मस्ट बी किसमें होना चाहिए आपका, मीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट है वो होती है आपकी डायोप्टर, क्या होती है आपकी, डाईऑप्टर, ठीक है कि नहीं। एफ होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो पॉजिटिव होती है, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस है वो कैसी होती है आपकी, नेगेटिव होती है। और पावर को जोड़ा जा सकता है टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज कॉल्ड लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। एंड इट्स फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू द 1 अपॉन F एंड F मस्ट बी इन मीटर एंड इट्स यूनिट इज डायोप्टर। एंड कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव पावर, और कॉनकेव का क्या होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। पावर इज एडिटिव इन नेचर, इसको क्या किया जा सकता है, इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है क्लास। तो ये रहा आपका वन शॉट में एक बिल्कुल सिंपल डिस्क्रिप्शन आपके चैप्टर का, ठीक है कि नहीं है, जहाँ पे हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, डिस्कशन किया, लाइट क्या होता है, मीनिंग, रिफ्लेक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, रिफ्रैक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा एक एक कॉन्सेप्ट डेप्थ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप सभी के लिए सपोर्ट करोगे तो मेरा इंकरेजमेंट होगा, ठीक है, डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम हो गए चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से